हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर बस आने ही वाला है। ठीक है, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग करने वाले हैं और हम लोग अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो आप सभी लोग भी मेरे साथ इस पेपर के सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देना। आप हैं मेरे साथ, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। तो ये सेट है हमारा 66/1/2। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अपने आंसर्स जो भी रहते हैं हर क्वेश्चन के अपने माइंड में लिखेंगे और उसके बाद टैली करेंगे। जो कि सीबीएसई ने इसकी मार्किंग स्कीम दी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। कहाँ से क्या क्या चीज़ों को देखते हुए आपको आंसर को एवेलुएट करना है वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 आपको दे रखा है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशंस, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस। तो भाई बात ठीक है, मोटिवेशन बड़ी मुश्किल प्रोसेस है, बात सही है, क्योंकि लोग ना बहुत अलग अलग हैं, उनके एक्सपेक्टेशन, उनकी सोच, विचारधारा, रिएक्शन सब अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेकंड वाला है, मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, मोटिवेशन ये भी फीचर है, दोनों मोटिवेशन के फीचर ही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो डेट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज, दिस हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। तो आपको बताना है कौन सी इंपॉर्टेंस है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो सब बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है ताकि लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसका मतलब है कि कन्फ्यूज़न दूर करना, सही से काम बांटना, ये क्या है। तो एक बार ओड वन आउट अप्रोच से देखते हैं। तो ये एडोप्टेशन टू चेंज नहीं है क्योंकि इसमें डायनामिक की बात तो नहीं करी गई। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात भी नहीं करी गई, एक्सपेंशन ग्रोथ की बात भी नहीं करी गई। इसमें बात हो रही है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप कहेंगे सर ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। बेटा एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स होता है कंट्रोल, कि एक सुपीरियर कितना अच्छे से अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करके चलता है, ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है अपने पूरे स्टाफ को मैनेज करने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाई इन्फ्लेशन रेट। भाई इसने तो खुद ही अपने आप में बहुत कुछ कह दिया। हाई इन्फ्लेशन रेट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब भी इन्फ्लेशन रेट की बात होती है तो हमेशा जो हमारा आंसर रहता है वो हमेशा रहता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फेवर में। तो हम क्यों पढ़ें बाकी सब, जब भी बैंक रेट, रेपो रेट, मनी, इन सब से रिलेटेड बात हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जस्ट गो इन द फेवर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डोंट वरी। ओके, इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराउजेस आउट ऑफ डैश। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी कैसे मिलती है, तो आपको पता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही बन रही है तो इसमें अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन तो देगी नहीं, क्योंकि तो आपने खुद बनाया है, आपका पर्सनल अपना इंडिविजुअल ग्रुप है। इसमें कौन अथॉरिटी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखिए क्या ये मैनेजमेंट पोजीशन के हिसाब से होता है, नहीं, इनफॉर्मल में सब इक्वल होते हैं। ठीक है, कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी के हिसाब से होता है, नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल में कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज अप्लाई ही नहीं होती, स्केलर चेन भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो तो फॉर्मल का होता है। तो पर्सनल क्वालिटी के बेसिस पर इंसान चूज करते हैं कि कौन इंसान क्या क्या अथॉरिटी लेने वाला है, ये ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, देखते हैं। इट इज़ अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म होती है, इम्पर्सनल नहीं होती, ये इम्पर्सनल वर्ड गलत है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग डज नॉट अलाउ अ सेल्स पर्सन टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये क्या है, डज नॉट अलाउ, भाई अलाउ करती है पर्सनल सेलिंग, कस्टमर जो रिलेशन होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, तो ये तो गलत दे रखा है। ठीक है, थर्ड है, पर्सनल सेलिंग में ओरल प्रेजेंटेशन होती है मैसेज की, जिसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कस्टमर से, ताकि हम उसको सामान बेच पाएँ। तो बिल्कुल पर्सनल सेलिंग में एक सेलर, ठीक है, रिलेशन मेंटेन करता है और साथ साथ सामने वाली पार्टी को मनाने की कोशिश करता है कि वो सामान ले ले। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है यार, बिल्कुल ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है। और लास्ट है, पर्सनल सेलिंग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव बेटा पर्सनल सेलिंग नहीं होता, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव आपके होते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, मतलब सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है, पर्सनल सेलिंग शॉर्ट टर्म नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि जो साधना है वो काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से ग्रेजुएट है, मैनेजर है। शी अप्लाइज हर एक्वायर नॉलेज इन पर्सनलाइज स्किलफुल मैनर डिफिकल्ट सिचुएशन एट वर्क। आपको बताना है क्या है बेसिकली।
तो साधना जो है वो मैनेजर तो है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लेकिन वो हर चीज़ को पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड स्किलफुल मैनर में करती है, मतलब अपने तरीके से करना, सोच समझ के करना, अपने तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना, इमेजिनेशन करना, क्रिएटिविटी करना, ये सारे वर्ड्स बेटा आपके आर्ट के हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं, ये जब भी क्वेश्चन में आएंगे आपको हमेशा मैनेजमेंट एज एन आर्ट को ही टिक करना है, इस बात को ध्यान रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, दिस इज अ मैच। तो देखते हैं किस कंसेप्ट का फोकस किस पर होता है, वो देखते हैं हम लोग। चलो हम लोग अच्छा ए वाला अगर हमने पहचान लिया तो देखो ए के सारे आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो हमने ए बी सी डी, ए वाला अगर हमने पहचान लिया तो हमारा सारा हो जाएगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस, देखिए प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करें, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो प्रोडक्ट अपने आप भी बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट का फोकस होता है हमारा, अगर आपको पता हो तो एग्रेसिव सेलिंग करने पे होता है। तो देखो फर्स्ट वाले का ए तो हमारा जो है वो फर्स्ट पे ही है, ये तो बिल्कुल सही है। बी वाला हमारा थर्ड पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एग्रेसिव सेलिंग होती है। सेलिंग वाले के अंदर हम लोग बेस्ट से बेस्ट एग्रेसिव लेवल की मार्केटिंग करते हैं ताकि हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ए का फर्स्ट है और बी का थर्ड है, तो ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, तो हमें आंसर मिल चुका है। एक्चुअली आंसर हमारा है डी पार्ट, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बाकी भी आपको ऑलरेडी पता है, वैसे तो आपने इसको बहुत अच्छे से कर ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका वैसे सही आंसर करेक्ट हमारा डी रहेगा, ठीक है। मार्केटिंग का कस्टमर नीड्स पर होता है, आपको पता है, ठीक है। और सोसाइटल का होता है सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के अलावा कस्टमर नीड्स के ऊपर भी, दोनों के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड बाय कंपनी इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। तो आपको पता है कि जो टेक ओवर बिड्स होते हैं, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो ये रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। हाँ जी, इसकी सारी जानकारी रखना रेगुलेटरी फंक्शन में ही आता है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फंक्शन है, हाँ जी बिल्कुल डेवलपमेंट फंक्शन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अल्फा ग्राफिक्स, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछी गई है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं यार, केस स्टडी में यही दिक्कत है, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। देखो मैं शॉर्ट करने का इसको थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रिक क्या है। लास्ट की 3-4 लाइनों के ऊपर पहले पढ़ लो, लास्ट की 3-4 लाइनों में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो लास्ट की 3-4 लाइनें हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ईजिली इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। तो चलो देखते हैं लास्ट की 3-4 लाइनें कहाँ से शुरू हो रही हैं हमारी पैराग्राफ चेंज के हिसाब से। चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। When he found that the foreign multinational company Linographic is entering Indian market with new substitute, he prepared to meet this threat by reducing the cost and creating good quality and aesthetically appealing layout, advertisement, logo, etc. As a result, Alpha Graphic was not able to retain its own customer but also get started getting new project. Okay, तो भाई फॉरेन कंपनी आ रही है, उसने अपने हिसाब से उस कंपनी के डर के हिसाब से अपने आप को पहले से चेंज कर लिया ताकि वो हार ना जाए। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जो पहले पहचान जाएगा कि मुसीबत कितनी बड़ी है और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेगा तो उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। ओके, द रिस्क रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू मीट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। भाई अगर हम लोग फिक्स फाइनेंशियल चार्ज नहीं दे पाए, डेट के केस में ऐसा होता है कि आपको अगर डेट ले लिया आपने तो आपको हर महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो रिस्क होता है उस रिस्क को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11, देखो ये जो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है ना हमारा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बस नाम चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ सलीम करीम है तो वहाँ रोहन सोहन कर देंगे, ठीक है। किसी में मोहन है तो उसको वहाँ पे कुछ भी नाम थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन एज इट इज़ परोस दिया जाएगा आपके सामने। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं हमारे, वो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बिना किसी दिक्कत का आप इनको बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सलीम करीम गुड फ्रेंड्स हैं, आपको डायमेंशन पूछेंगे कौन सी है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। They are offering 200 variety of vegetable seeds suitable for terrace garden, balconies and backyard due to growing trend towards healthy consumption habits। देखो जहाँ पर भी कोई हैबिट प्रमोट होगी, लोगों की कोई भी हैबिट के बारे में पता चलेगा, ठीक है, तो ये हमेशा सोशल एनवायरनमेंट के फेवर में जाएगा। तो लोगों की हैबिट हमेशा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है एक्सचेंज मैकेनिज्म जो फीचर है मार्केटिंग का, उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा ट्रू है बिल्कुल। अभी एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या कहता है मैं आपको पहले बता दूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म कहता है कि
दो पार्टियां, दोनों के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए वैल्यूएबल चीज़ जो एक दूसरे को ऑफर करेगी, मतलब एक्सचेंज करेगी, ठीक है, और अपनी इच्छा से एक्सचेंज करेगी, ठीक है। तो समथिंग ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। सो फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट बोथ शुड इन्वॉल्वमेंट, ये तो इन्वॉल्वमेंट वाला पॉइंट हो गया हमारा। द पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू रिजेक्ट इट, और ये भी फ्रीडम वाला पॉइंट हो गया हमारा। एक्सेप्टेंस ऑफर फॉर ईच पार्टी टेक प्लेस ऑन बेसिस ऑफ कंपल्शन, कंपल्शन तो नहीं होता बिल्कुल भी। फॉर एन एक्सचेंज इट इज नेसेसरी दैट पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। ये बेटा, आपको कुछ ऐसा ऑफर करना है जिसकी कुछ वैल्यू हो, और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट करे, वो उसकी इच्छा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ऑड वन आउट कौन सा है हमारा। फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेबी का। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेबी का। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों को, कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करना प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी का। उसके बाद कैपिटल मार्केट को डेवलप करना फ्लेक्सिबल अप्रोच से, ये हमारा प्रोटेक्टिव नहीं, ये हमारा डेवलपमेंट फंक्शन है सेबी का। तो बस यही प्रोटेक्टिव नहीं है, बाकी सारे प्रोटेक्टिव हैं। तो आंसर डी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो एमसीक्यू में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बिजनेस स्टडीज़ में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। फिर भी मैंने आपको बताया कि लास्ट की 3 लाइन 4 लाइन पहले पढ़ लो एक बारी क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में, उससे आपको काफ़ी हद तक आंसर मिल जाएगा। कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है जो कि मैनेजर ने लिया है अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के लिए। तो चलो देखते हैं बेसिकली क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सही आंसर हम लोग चेक करके बताते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। एजी एयर कंडीशनर है, इज लैगिंग बिहाइंड इन शेड्यूल प्रोडक्शन टारगेट बाय मंथ। डिस्पाइट a high demand, the company is struggling to meet its production target. Even after taking measures like training of employees, assignment of additional workers and equipment to the project, the target could not met. The production manager now decide to revise the standard. ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस अंडर विच द प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। अब वो अपने स्टैंडर्ड ही रिवाइज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसने बहुत साम दाम दंड भेद उसने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी काम नहीं चल पा रहा है, टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे। तो अब क्या करेगा कि भाई तो टारगेट ही चेंज कर देता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना करेक्टिव एक्शन ले रहा है कि उसने भैया फाइनली वी आर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, उसने सब कुछ कर लिया, ठीक है। उसने डेविएशन निकाल ली, उसने देखा भाई नहीं हो पा रहा है यार, टारगेट हमारे पूरे नहीं हो पा रहे। तो वो क्या करेगा, करेक्टिव एक्शन कहता है भैया अपना टारगेट ही चेंज कर दो। तो वो क्या कर रहा है, अपने टारगेट चेंज कर रहा है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए टारगेट चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15, Bimal Rai is working in a Funny Bunny Limited. The company manufactures games and toys for children. The basic task of Bimal Rai is to integrate diverse elements and coordinate activities of different departments. He also analyzed the business environment and its implication for the survival of the firm. The level of management at which Bimal Rai is working. Okay, वो क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से चेक करता है, सारे डिपेंड अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है, सबको मिला जुला के चलने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल अपना, और वो इंश्योर करता है कि फर्म सर्वाइव करे। देखो सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक लेवल होता है, उस लेवल का नाम होता है टॉप लेवल। ये ध्यान रखना, टॉप लेवल जिम्मेदार है सर्वाइवल के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, और इसको इंश्योर करने के लिए सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के चलें, ये सब काम किसका है, टॉप लेवल का। ये आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द मार्केटिंग फंक्शन बिंग डिस्कस। मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन डिस्कस हुआ है यहाँ पर। Sridhan wanted to purchase an electric car. He visited a retail showroom of the car company where these cars were displayed. The marketing manager of this showroom told Sridhan that the company offers credit facilities, maintenance services, and many other services that help in bringing repeat sales and developing brand loyalty for their cars. तो देखो ये जब भी आएगी ना, इन सबको कोई भी सर्विस जब कंपनी देती है कस्टमर को ट्रैक करने के लिए, इसको हम कहते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है। ये जो क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के टाइम में फ़ोन ले रहे हैं महंगे महंगे, गाड़ियाँ ले रही हैं महंगे महंगे, इसको सबको कहते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ये ध्यान रख के चलेंगे। चलिए एक प्रेस आ गई है, आपको बताना है कौन सा मार्क चेक करते हैं प्रेस लेते हुए। इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए मार्क आपको सबको पता है, उसको मार्क का नाम है ISI मार्क, सब जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूशन मार्क, डोंट फॉरगेट, ओके। मधु ने ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी के लिए कौन सा मार्क चेक होता है, हॉल मार्क, सब लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है। सारे मार्क बेटा पढ़ के जाना, कौन सा मार्क किस चीज़ का होता है, डोंट फॉरगेट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, assertion reason है, larger the lead time, larger is the quantity of material required
टू बी sorted and larger shall be the amount of working capital requirement। तो भाई जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा ही मुझे समय देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ही रॉ मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो असर्शन तो ट्रू है बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं, असर्शन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसके बाद इफ़ द रॉ मटेरियल डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी हायर स्टॉक लेवल में बी रिक्वायर्ड। अगर रॉ मटेरियल का, ठीक है, अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी है, मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भैया हमें आसानी से मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा, तो हमें उसको स्टॉकअप करके चलना पड़ेगा, रोक के चलना पड़ेगा, अच्छा खासा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो रीज़न भी करेक्ट है। अब ऊपर बात चल रही है रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, टाइम लंबा है, मतलब ऊपर बात चल रही है प्रोडक्शन साइकिल की, सिंपल भाषा में ऊपर वाला पॉइंट हमारा प्रोडक्शन साइकिल का है। ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, और आपस में लिंक नहीं करते। प्रोडक्शन साइकिल तो टाइम पर है कि जितना सारा टाइम लगेगा उतना सारा ऑब्वियस ही बात है कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, जबकि रॉ मटेरियल कहता है कि अगर आपका रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इसलिए आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो दोनों पॉइंट कोरिलेटेड तो है। ठीक है, क्या ये एक दूसरे को लिंक कर पा रहे हैं, नहीं लिंक कर पा रहे हैं, आपको ये बताना है, सोच समझ के जरा ध्यान से देखो। ऊपर भी मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की बात चल रही है और नीचे भी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की बात ही चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई भले से अलग अलग लेकिन लिंक तो हो रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास। और अगर आप सारे ध्यान से पढ़ें कि भाई पहले असर्शन फॉल रीजन टू, ठीक है, असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स हैं, असर्शन टू रीजन फॉल्स हैं, तो हमारे भाई दोनों ट्रू हैं। तो बस यही वाला बैठेगा हमारा कि भाई दोनों एक दूसरे को सही से कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो डेट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से यूनिट ऑफ एक्शन आती है, बिल्कुल आती है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, बिल्कुल आती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स दैट बाइंड ऑल द डिपार्टमेंट। ये तो बिल्कुल ठीक है यार, ये तो बिल्कुल सही है, उसी के यूनिट ऑफ एक्शन की ही सेम डिटेल यही लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल सही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। रेडीमेड सोल्यूशन कभी नहीं देते, वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, गाइड करते हैं कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इस पॉइंट का नाम है, हमेशा ध्यान रखना, सेम वर्ड टू वर्ड जनरल गाइडलाइन की डिटेल में यही लिखा है, एक बार पढ़ के देखना कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट आपको स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन कभी नहीं देते, वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं, गाइड करते हैं और सिर्फ गाइड ही करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आ चुका है। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कोई भी लिख सकते हैं, आपकी फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करके चलता है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन को लिंक करके चलता है, इवैल्यूएशन बताता है फ्यूचर में कैसे कैसे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, बिजनेस के शॉक एंड सरप्राइजेस को अवॉइड करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। 3 फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, भाई सबसे इजी हमारे नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कोई से लिख लेना, आपकी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड। डायरेक्टिंग का मीनिंग और उसके 2 फीचर। डायरेक्टिंग सबको पता है, डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल टू परफॉर्म टू द बेस्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग के 2 फीचर, डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है, डायरेक्टिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, और डायरेक्टिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस कर देती है, गोल ओरिएंटेड है, कोई भी लिख देना फीचर, कोई दिक्कत नहीं। सिमेंटिक बैरियर बता दो, सिमेंटिक बैरियर हमारे पास बहुत सारे हैं, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशन हो गया हमारा, टेक्निकल जैगन हो गया, बॉडी लैंग्वेज गेस्चर डिकोडिंग हो गया, जो लिखना हो वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ फटाफट अपना। स्टेट अदर 3 स्पेशलाइज एक्टिविटीज दैट माधव वांट टू परफॉर्म इन एडिशन टू द अबव एचआर मैनेजर हेल्थ करो। चलो देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी सर्विसेज या एक्टिविटीज़ वो करेगा, वो आपको बता देता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या है। माधवन एचआर मैनेजर है, ठीक है, ही हैज़ परफॉर्म एनी स्पेशल एक्टिविटी इन ड्यूटी एनालाइजिंग जॉब बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली उसने कहा माधव एचआर मैनेजर है तो माधव की जिम्मेदारी है स्टाफिंग प्रोसेस पूरी करने की। उसने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट तो कर दिया, तो वो रिक्रूटमेंट करवाने में हेल्प करेगा, वो सिलेक्शन कराने में हेल्प करेगा, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, लोगों की परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करेगा, ठीक है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस पूरी करेगा, एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेज आती हैं उसको सॉल्व करेगा। एचआर मैनेजर का रोल लिखना और कुछ नहीं, ठीक है, दे रखा है, ठीक है, रोल ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है, आपको ही लिखना पड़ेगा। और अगर कुछ समझना है तो स्टाफिंग की प्रोसेस में जो जो पॉइंट है वो सारे एचआर मैनेजर करता है, वही लिख देना, ठीक है।
आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट डिस्कस अबाउट स्टेट टू इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। अब कौन सा कंसेप्ट है पता नहीं, पढ़ते हैं भाई क्या कंसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद देखेंगे। P. Madhav is a production manager of Trendy Style Private Limited, a firm manufacturing office furniture. His objective is to increase production by 20% in the next 1 year, but the sales manager R. Shetty does not approve of the increase in production till change are brought in the quality of wood, locks, handle, etc. into incorporate latest trend. This kind of conflict between और brings to light an important concept of management। देखो HR में ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है कुछ और कह रहा है, सेल्स मैनेजर कुछ और कह रहा है बेसिकली। ठीक है, दोनों मैनेजर अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। इनके बीच में आपस में क्या नहीं है, इनके बीच में आपस में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन। तो भैया इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन की। भाई कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस वैसे हमारे पास बहुत सारी है, आपको बहुत अच्छे से पता भी है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ग्रोथ इन साइज और सबसे अच्छी बात स्पेशलाइजेशन। 3 है, कोई सी लिख देना, 2 जो आपको अच्छी लगे। अगला कंट्रोलिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करती है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज करती है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेकर आती है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती है, और सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करती है। एक्सटर्नल सोर्स और इक्विपमेंट में फ्रेश टैलेंट आता है, सबसे अच्छी बात है, और क्वालिफाइड पर्सनल आते हैं। डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर, मेरिट लिखनी है तो डिससेटिस्फैक्शन की बात मत करना। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है, फ्रेश टैलेंट, वाइडर चॉइस, फ्रेश ब्लड, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स इक्विपमेंट के कैंपस रिक्रूटमेंट आपको पता ही है, कॉलेज से लेते हैं बच्चे को, और रिकमेंडेशन एम्प्लॉयज़ में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछते हैं कि वो अगर किसी को कंपनी में लगवाना चाहते तो वो लगवा सकते हैं। इंसेंटिव, ईआरपी और स्टेटस। ईआरपी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है। ईआरपी में एम्प्लॉयज़ को एफर्ट को रिकग्नाइज करा जाता है, उसको टाइटल दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टाइटल दिए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और स्टेटस एम्प्लॉयज़ की एस्टीम नीड्स को पूरा करने का काम करती है। ठीक है, तो ध्यान रख के चलना। स्टेटस में उसको थोड़ा सा ऑटोनॉमी देते हैं और उसको फ्रीडम देते हैं कि वो जैसे काम करना चाहे कर सकता है, बस वो खुश है और क्या, अपना रिवॉर्ड वगैरह रिकॉग्निशन मिल जाएगा उसको, अपना उसकी नीड्स पूरी हो जाएगी सारी की सारी, ये सब स्टेटस में होता है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नीड ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड बाय गणेश जैन इन द अबव केस। एम्प्लॉयज़ की नीड पूछी गई है तो मैस्लो थ्योरी के हिसाब से पूछा जाएगा। मैस्लो थ्योरी का क्वेश्चन है ये हमारी। ठीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन को अच्छे से अपना। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं एक बारी। गणेश जैन मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, हिज टीम हैज़ 4 एम्प्लॉयज़ हैं, काव्या, रितेश, पूजा, माधव। काव्या, रितेश टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं, थोड़ा ध्यान रखना भाई, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं, वाइल पूजा, माधव जो है वो परमानेंट है। ठीक है, ऑल 4 ऑफ देम हैव बीन वर्किंग हार्ड एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस met all the target. Ganeshan wanted to reward them for their good performance. He understood that all inhuman needs that exist a hierarchy of needs. So he identified the need level of each of the employees and कुछ नहीं है बेसिकली, बड़ा सिंपल सा है। काव्या, रितेश को परमानेंट कर दिया गया। ठीक है, और अच्छी पेंशन वगैरह दे दी गई, और पूजा, माधव को ऑटोनॉमी स्टेटस दे दिया गया। तो देखो काव्या और रितेश को परमानेंट जॉब, तो काव्या और रितेश की जो नीड पूरी गई है उसका नाम होता है हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। ठीक है, काव्या और रितेश की कर दी हमने सेकंड वाली सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, जो हमारी मैस्लो की थ्योरी में दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, और जो दूसरा हमारा पूजन माधव, पूजन माधव को ऑटोनॉमी दी गई, ऑटोनॉमी का फ्रीडम दी गई, तुम जैसे मर्जी करो, तुम्हारे पास पावर है अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो पूजन माधव की नीड्स जो पूरी करी गई उसका नाम हो गया स्टीम नीड्स, पावर देना। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टीम नीड्स, ये ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद एजम्पशन बता दो। एजम्पशन मैस्लो की थ्योरी सबको पता ही है कि सारी नीड्स हायरार्की में चलती है। एक नीड पूरी होने के बाद नीड आपको दोबारा से मोटिवेट नहीं करती बिल्कुल भी, और ये ध्यान रखे चलना हमेशा, एक पर्सन अपनी एक नीड पूरी होने के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड पर जाएगा ही जाएगा हायरार्की के अंदर। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं क्या है फटाफट इसको अपना। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट थ्रू विच टेक वर्क डिसाइड टू रेज फंड फॉर इट्स एक्सपेंशन, और 3 फीचर बताने इस मार्केट के कौन से अपना। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही बता दिया, टेक वर्क जो है वो डिसाइड कर रही है रेज फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर पहली बार इशू कर रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो जो आपको पता है फर्स्ट टाइम जब भी कंपनी इशू करती है तो उसको हम कहाँ जाना पड़ता है, कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास प्राइमरी मार्केट। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है,
उसका फीचर बता दो। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूअर मार्केट कहा जाता है। इसमें जो है कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है कि रेट क्या होगा शेयर्स का, और इसमें जो है इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली बेचती है कंपनी। और सबसे अच्छी बात है कि इस मार्केट को फिजिकल लोकेशन नहीं है, तो ये भी फ़ायदा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। कोई सा आप फीचर लिखना चाहें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। ठीक है, आपको दो फैक्टर बताने हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, और अदर फैक्टर भी बताने हैं। तो डिविडेंड के दो फैक्टर ऊपर से पढ़ लेते हैं कौन कौन से। ओके, व्हीकल लिमिटेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, इट हैज शेयर होल्डर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, मोस्ट ऑफ इट शेयर होल्डर डिपेंड अपॉन अ रेगुलर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो शेयर होल्डर ऐसे हैं जो कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डिपेंड है, तो वो चाहते हैं कंपनी उनको अच्छा डिविडेंड दे, तो इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर प्रेफरेंस। ये ध्यान रखना, शेयर होल्डर प्रेफरेंस कहा जाता है इसको, कि जब कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हों कि कंपनी से जो उनको डिविडेंड मिलेगा उसी से वो अपना खर्चा चलाएं, तो उसको शेयर होल्डर प्रेफरेंस कहते हैं। डोंट फॉरगेट। ठीक है, वीके लिमिटेड हैज़ बीन अर्निंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट, तो वैसे तो इसको हम कह सकते हैं डेट इज़ अमाउंट ऑफ अर्निंग भी कह सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कहा जाता है कि भाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है। द मैनेजर ऑफ कंपनी कैप्स इन माइंड the preference of the shareholders regarding the payment of dividend, since its shareholders in general desire that the alert of certain amount to be paid of dividend to them every year. The company declares dividend every year. Atul, the finance manager of company, identify promising growth opportunity. ये growth भी आ जाएगा ऑब्वियसली बात, अगर लेना चाह रहा हो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी पॉइंट है हमारा, जो कि अफेक्ट करती है डिविडेंड डिसीजन को। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये दोनों पॉइंट हमारे बहुत सिंपल से और ईजिली हैं, दोनों लिख सकते हैं। अदर फैक्टर में आप कोई भी लिख सकते हैं जो लेना चाहें, अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कैश फ्लो पोजीशन, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जो देना चाहें दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कंज्यूमर राइट ऊपर दो मेंशन करेंगे, लेट्स सी कौन से कंज्यूमर राइट है यहाँ पर। चलिए देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। Aba had guests at home. She ordered vegetable biryani from biryani house. The biryani came in a beautiful packaging, and Aba opened it with a lot of excitement. However, when she started serving biryani to the guests, she realized that it was non-vegetarian. She checked the package and noticed that there was no indication whether it is vegetarian or non-vegetarian biryani. She contacted Biryani House for the same. The manager of Biryani House apologized and immediately sent a vegetarian biryani along with a complimentary sweet dish. चलो भाई, तो अच्छी बात है यार, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिला है तो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल जो इशू है सबसे बड़ा, एक तो उसकी पैकेजिंग हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, तो जो राइट कंज्यूमर के यहाँ डिस्कस करा गया ना, जहाँ पे इंडिकेशन नहीं था कुछ भी कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, इसको हम कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि भाई इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। ठीक है, और उसके बाद अच्छी बात ये थी उसने कंपनी को कहा और कंपनी ने हाथों हाथ ही उसका सॉल्यूशन भी कर दिया। इसको हम कहते हैं राइट टू सीक रिटेशन। ठीक है, अगर वो सिर्फ कंपनी को कहती और कंपनी सुनने के बाद फ़ोन कट कर देती तो उसको हम कह सकते थे दैट इज़ राइट टू बी हर्ड। ठीक है, लेकिन कंपनी ने इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन दे दिया, हाथों हाथ ही अपॉलॉजिंग लेटर भेज दिया, स्वीटीज भेज दी, तो उसको राइट टू सीक रिटेसल कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े नंबर आपको दिलाने वाली है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है, टेक्निक बतानी है, टाइम, मोशन, फैटिग ऑलरेडी सबको पता है। तीन फीचर बताने मैनेजमेंट की, तीन फीचर। वाओ, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइज। कोई भी लिख देना यार जो आपको पसंद हो, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। प्लानिंग की लिमिटेशन 1 2 3। डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान का मीनिंग, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्लान। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल अपना, इनके बारे में तो ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और एडवांटेज बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। रॉयल ग्लेज लिमिटेड कंटिन्यू टू मेंटेनिंग इट्स पोजीशन इन द वन ऑफ द लार्जेस्ट consumer goods company in the world. Its organizational structure designed to facilitate the achievement of its objective in alignment with vision statement. The company maintained two distinct product division in its organizational structure, food and home care. दो हैं भाई, सीधी सी बात है। जब ये दो मेंशन कर देते हैं कि भाई कंपनी दो चीज़ों में, दो अलग अलग तरह की कैटेगरी में डील कर रही है, दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो हमेशा डिविजनल होगा। ये हमेशा ध्यान रख के चलना, जब कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट में डील करे तो डिवीजन स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। इसका चार्ट आपको बनाना पड़ेगा डिविजनल के अंदर, आपको पता ही है। ठीक है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर दो डिवीजन होंगे, जैसे एक हमारा फूड का, एक होम केयर का है। इस होम केयर के अंदर हमारे फिर वही HR, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सब अलग ऐसे ऐसे करके हमें बनाना पड़ेगा। एडवांटेज बता दो इसके कौन कौन से हैं, कि भाई नए प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ग्रोथ एंड एक्सटेंशन में काफ़ी काम आता है, ये सब इसके हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फाइनली हमारा, आपको बताना है
कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट यूज बाय डीजी टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट ऑफरिंग प्रिपेयर करते हुए किन किन चीज़ों को यूज़ करा गया आपको बताना है, तो थोड़ा आराम से थोड़ा सोच समझ के बताना पड़ेगा। देखो ध्यान रखेंगे इस बात को, कॉम्बी एलिमेंट्स हैं, मार्केटिंग के 4 एलिमेंट है आपके, ठीक है। इन एलिमेंट का नाम आपको पता है, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 पीस भी कहते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से पी हैं यहाँ पर। तो चलो देखते हैं, एक बारी मार्क करते हैं कौन कौन सा हो सकता है, फटाफट देखते हैं। हाइब्रिड कार बना रहे हैं 2 पर्सन के लिए, इनोवेटिव फीचर, कार वगैरह में काफ़ी कुछ है अपना। उसके बाद डिस्टिंक्टिव फीचर है कार का, ये है सब फीचर। जब भी किसी सामान के फीचर दिए जाएँ तो यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट कंसेप्ट आता है, मतलब प्रोडक्ट की बात होती है। तो ये मार्केटिंग का पहला पी डेट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्राइस है 2.5 करोड़ की वो रखने वाले हैं, कंपनी 2.5 करोड़ का रखना है, तो ये हो गया हमारा प्राइस 2.5 करोड़। ओ माय गॉड, काफ़ी महंगी रखने की सोच रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपनी उसके फीचर को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, तो ये सारा हो गया हमारा प्रमोशन। तो बस ये तीनों लाइन कोट कर देना और इसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद इन्होंने ऊपर ये भी दिया है कि कंपनी जो है डीलर्स के थ्रू बेचेगी कस्टमर तक, तो ये हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, प्लेस भी कहते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। चारों ही हैं, आप चारों लिख दो, बेस्ट है अपना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। इनके मीनिंग ज़रूर पता रहना चारों के, आपको आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो ये था हमारा एक बहुत अच्छा पेपर। इसमें से काफ़ी हद तक इस बार पक्की बात है, प्लानिंग की लिमिटेशन वाला क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, अच्छे से करके जाना, प्लानिंग की लिमिटेशन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो बेटा, अच्छे से मार्क्स स्कोर करो।